बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सूबा सिंध में शदीद बारिशों को थमे और आफताब को निकले अब तकरीबन एक हफ़्ता हो चुका है, लेकिन सूबा सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ का आज हम रुख करेंगे वहाँ हम ये महसूस करते हैं, हमें इत्तला मिली है कि वहाँ पर हज़ारों एकड़ ज़मीनें बल्कि लाखों एकड़ ज़मीनें अब भी ज़ेरे आब हैं। फसलें तबाह हो चुकी हैं, लोगों के माल मवेशी, उनके घर, उनकी रिहाइश गाहें, उनका रहने का सामान सब कुछ ही तबाह हो चुका है। तबाही की ये दास्तानें क्या हैं आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में चलेंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि हमारा नुमाइंदा बलूचिस्तान में भी मौजूद है, उससे ही बात करेंगे। हमारा नुमाइंदा हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नसरुल्लाह मलिक साहब राजनपुर और डेरा गाजी खान के इलाके गए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। इसके अलावा सिंध का एक मुख्तलिफ इलाका जो मीरपुर ख़ास तक की एक पूरी पट्टी है, वहाँ पर भी हमारा नुमाइंदा मौजूद है, उससे भी बात करेंगे। पूरे सिंध की सूरत हाल आपके सामने रखेंगे, बल्कि पूरे पाकिस्तान और बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने रखेंगे और आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि सैलाब के बाद, पानी के आने के बाद, बेतहाशा बारिशों के बाद क्या सूरत हाल है, लोग अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजार रहे हैं, आगे आने वाली फसलों का क्या होगा, इसके ऊपर भी ज़रूर बात करेंगे। और इसके साथ साथ KPK से जो पानी का एक तूफ़ान शुरू हुआ था, एक रेला शुरू हुआ था, वो अब सूबा सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ कोटरी के करीब पहुँच चुका है। कोटरी बैराज की क्या सूरत हाल है, ये भी आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे। चलते हैं सूबा सिंध के मुख्तलिफ इलाकों की तरफ। कराची से हमारी रवानगी हो चुकी है। नाज़रीन, हम मौजूद हैं कोटरी बैराज पर और यहाँ पर इस वक्त जो है वो दरमियाने दर्जे का सैलाब है। तवक्का की जा रही है कि 1 से 2 दिन के अंदर यहाँ पर जो KPK से चलने वाला, शुमाली इलाका जहाज से चलने वाला पानी का रेला था, वो यहाँ पर पहुँच जाएगा। इस बैराज की कैफियत इस तरीके से है कि इसके तमाम दरवाजे खोल दिए गए हैं। कितना पुराना बैराज है, क्या इसकी तफसीलात हैं, पानी के निकास का यहाँ से कितना इंतज़ाम हो सकता है, वो तमाम चीज़ें हमारे नुमाइंदे नासिर शेख साहब होंगे, उनसे मालूम करेंगे। लेकिन कुछ मैं बैकग्राउंडर अगर आपको बताऊँ तो इससे पहले तकरीबन 300 किलोमीटर के फासले पर सखर बैराज और सखर बैराज से तकरीबन 100-125 किलोमीटर के फासले पर गुड्डू बैराज है। गुड्डू बैराज कश्मोर के मकाम पर है कि जहाँ से सिंध का आगाज़ होता है, सूबा सिंध में पानी दाखिल होता है और इससे पहले 5 दरिया सूबा सिंध के अंदर आके मिलते हैं या गिरते हैं। जब गुड्डू बैराज पर पहुँचता है तो पानी का एक बड़ा रेला बन जाता है, दरिया सिंध का पार्ट जो है वहाँ पर चौड़ा हो जाता है और गुड्डू बैराज जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैराज है। उसके बाद सखर बैराज आता है जिसके 65 दरवाजे हैं कि जो मलका बरतानिया ने 1932 या 33 के अंदर जिसका जो है इफ्तिताह किया था, कि जो अपनी उम्र जो है वो 50 साल की पूरी कर चुका है और अब 90 साल उसकी उम्र तकरीबन हो चुकी है। उस बैराज को एक बड़ा ख़तरा है, पत्थरों से बना हुआ एक बैराज है। उसको ख़तरा इस सूरत में है कि हमने तवील अरसे से वहाँ पर जो है वो पानी की निकास के लिए जो इंतज़ाम था उसको दुरुस्त नहीं किया। रेत और सिलट जो कीचड़ होता है वो इस कदर बैराज के इर्द गिर्द और आसपास के इलाकों में मौजूद है कि पानी के निकास का जो इंतज़ाम है या पानी के निकास की जो पैमाइश है उसको उसने कम कर दिया है। सिंध के अवाम इस वक्त एक ख़तरे से दो चार हैं, एक परेशानी से दो चार हैं कि बारिश के थमने के बाद उनकी ज़मीन को, उनकी फसल को बेशक बारिश ने ख़राब कर दिया, जिसके मनाज़र हम आपको आगे भी दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त परेशानी ये है कि जो बचाव बंद हैं जो सिंध के अंदर अली वाहन से लेकर यहाँ पर कोटरी तक हैं, इन बंद के अंदर कहीं पर कोई रखना ना आ जाए, कहीं पर कोई ब्रीच ना हो जाए कि जिसके नतीजे में ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। नासिर शेख साहब मौजूद हैं कोटरी बैराज पर, उन्होंने हमें ज्वाइन किया था। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, बैराज पर हम देख रहे हैं कि इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है या दरमियाने दर्जे का सैलाब है और सखर में जो है वो ऊंचे दर्जे का सैलाब डिक्लेयर है। ये बैराज का तारीखी पस मंज़र क्या है, कब बना था, इसके कितने दरवाजे हैं, इसकी गुंजाइश क्या है? ये बहुत तारीख़ी और कदीमी बैराज है। ये सन 1950 में इसका जो है वो संग बुनियाद रखा था ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने, जो गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे, और सन 1955 में इसका इब्तिदा किया था गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान ग़ुलाम मोहम्मद ने। ये बैराज जो है इसके 44 दरवाज़े हैं और ये सिंध का आखिरी यानी मुल्क का आखिरी बैराज है। यहाँ से गुज़र के पानी जो है वो समंदर में गिरता है, जितना पानी होता है वो समंदर में जाके मर्ज हो जाता है। इस बैराज की एक ख़ुसूसियत ये है कि इससे जो है वो बड़ी पैमाने पे माहीगीर जो है उनका रोज़गार वाबस्ता है। ये डाउन स्ट्रीम से लेकर ठट्टा तक जो है वो तकरीबन 50,000 से ज़ायद माहीगीर हैं जो कि यहाँ पे अपना कारोबार करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं। यहाँ मुख्तलिफ़ इक़साम की मछलियाँ होती थी, गो के अब वो मछलियाँ उनकी नस्लें अब ख़त्म हो गई हैं। पहले यहाँ 23 इक़साम की मछलियाँ होती थी। क्योंकि नासिर शेख साहब जिस जगह पर हम मौजूद हैं नाज़रीन, ये बैराज ये एक ज़माने में पल्ला मछली के लिए मशहूर था कि यहाँ का अलमंजर का, इस इलाके का
जामशोरों का, कोटरी का, इस बैराज के आसपास जो है वो पल्ला मछली जो है वो उसको खाया जाएगा। हमने देखा कि यहाँ पे स्टॉल तो लगे हुए मछलियों के, लेकिन गालबन ये पल्ला मछली नहीं है। नासिर शेख साहब, ये पल्ला मछली है? नहीं, ये पल्ला मछली अभी आना शुरू हुई है क्योंकि पानी आया है, और तकरीबन 10 से 12 साल बाद जो है वो डाउन स्ट्रीम कोटरी में पानी आया है। इससे पहले यहाँ रेत उड़ती थी, और ये जो है ना, रेत उड़ने की वजह से यहाँ तमाम कारोबार ख़त्म हो गया था। यानी कश्ती रानी कर कश्ती की सैर कराने वाले जो अपना रोज़गार करते थे, उनका कारोबार ख़त्म हो गया था। फिर पल्ला मछली ख़त्म हो गई, दूसरी मछलियाँ ख़त्म हो गई। अब जो है वो आना शुरू हुई है पल्ला मछली, और इंशाल्लाह इस चंद दिनों में ये मछली वाफिर मिकदार में आ अच्छा शेख साहब, सवाल अभी भी अपनी जगह पे है। ज़ाहिर है कि हम सैलाब मुतासर अफराद के मसाइल, उनके मामलात, मुतवक्का सैलाब, उन तमाम चीज़ों को की हम जो है वो मंजर कशी के लिए निकले हैं। तो इस बैराज की गुंजाइश कितनी है पानी की, और क्या ये अपनी गुंजाइश के मुताबिक पानी निकाल सकता है? जी, इसकी गुंजाइश जो है वो 8,75,000 क्यूसिक है। 2010 में यहाँ पर जो है सैलाब हुआ था, उसमें भी तकरीबन 8.5 लाख क्यूसिक के करीब पानी गुजर गया था यहाँ से। इससे पहले एक सुपर फ्लड हुआ था सन 1956 के अंदर, उसमें जो है ना 9 लाख क्यूसिक पानी यहाँ से गुजरा था। अब जो कि महकमा इरिगेशन जो है वो आप सब जानते हैं सूरत हाल है, उसकी मेंटेनेंस के नाम पे जो है वो मिस अप्रोप्रिएशन होती है। इसके 44 गेट हैं, इन गेटों की सफाई के नाम पे भी जो है वो बराए नाम काम होता है। पूरे साल जो है इसके फंड्स जो है वो करप्शन की नज़र हो जाते हैं। इसके अलावा इसके जो बंद हैं उनकी जो है स्टोन पिचिंग नहीं हो पाती। इसके जो कच्चे के इलाके हैं उनमें बड़ी तादाद में इंक्रोचर बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो है सरिश नगर है, और इसके कासमाबाद के कुछ इलाके हैं। इसी तरह जो है जामशोरे के बंद के साथ जो इलाके हैं उनमें पानी दाखिल हो गया है। घरों के अंदर पानी घुसने की वजह से जो है वो लोग सिर्फ 5 लाख क्यूसिक के ऊपर पानी दाखिल हो गया? जी, अभी तक यही सूरत हाल है, चूँकि अभी तो पानी आया भी नहीं है पूरी तरह, और सरिश नगर में कोई 200-250 घरों में पानी दाखिल हो चुका है। बदकिस्मती ये है कि दरिया के पेट में लोगों ने कब्जे किए हुए हैं। यहाँ घर बना कर रह रहे हैं, आबादियाँ हो गई हैं, मुस्तकिल आबादियाँ हो गई हैं, इवन के हाउसिंग स्कीमें तक बनाई जा चुकी हैं। लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर जो है वो 10 के अंदर पूरी हाउसिंग स्कीम है, जिन्हें कोर्ट ने जो है वो डिमोलिश करने के अहकामात भी दिए हुए हैं। इसी तरह जो है ये जो पानी जो बढ़ेगा तो इससे खदशात ये हैं कि यहाँ पर जो है नुकसान होगा उसकी। अच्छा, मुझे शेख साहब एक आखिरी चीज़ बताइएगा, हैदराबाद शहर, उससे मुत्तसिल इलाके, वहाँ की क्या सूरत हाल है, इमदादी कामों की क्या सूरत हाल है? क्योंकि बारिश गुजरे हुए और इतनी तेज़ धूप निकले हुए अब तकरीबन हफ्ता हो गया है। तो हैदराबाद, उसके आसपास के इलाके, वहाँ की क्या सूरत हाल है? और एक आखिरी चीज़ इसके साथ मिला के बता दीजिएगा कि जो बचाव बंद है पूरे दरिया सिंध के ऊपर, कि जो कोटरी के दोनों जानिब है, उस बचाव बंद के ऊपर कोई काम हुआ है कि खुदा न खास्ता पानी की, जिस तरह से इत्तला भी है कि पानी पीछे से मज़ीद आ रहा है, आप क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पर कोई काम ऐसा हो रहा है कि हम बंदों को मजबूत कर रहे हैं, और हैदराबाद की सूरत हाल, दोनों चीज़ें मिला के बताइएगा? हैदराबाद की तो सूरत हाल ये है कि अभी बेशतर नशेबी इलाकों में पानी जमा है, जिसमें लतीफ़ाबाद की एक फातिमा जिना कॉलोनी है, मेहर अली सोसाइटी है, आलम टाउन है, और इसी तरह लतीफ़ाबाद 12 नंबर, कासमाबाद के कुछ इलाके हैं, कुछ शहर के इलाके हैं, उनसे पानी की निकासी नहीं हो सकी है, और मुसलसल पानी खड़े और रहने की वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं। ख़ास तौर पर जिल्द की बीमारियाँ बहुत फैल रही हैं, लोग परेशान हैं। उन इलाकों में पूरी ज़िंदगी मफलूज हो गई है, लोग महदूद हो गए। दूसरा, जहाँ तक आपने इसका सवाल किया है, तो यहाँ पर जो सूरत हाल है वो मुझे नहीं लगता कि इरिगेशन का अमला कोई इस मामले को या फ्लड के हवाले से कोई सीरियस नज़र आ रहा हो। आप यहाँ से जो है ठट्टा तक चले जाएं, मुझे अभी तक कोई ऐसा नहीं नज़र आया कि वो जो है कहीं स्टोन पिचिंग हो रही हो, या रेत की बोरियाँ रखी जा रही हों, या पुश्तों को मजबूत किया जा रहा हो, या लोगों को अलर्ट किया जा रहा हो। इवन कि जिन इलाकों में काबजीन बैठे हुए हैं, जिन इलाकों में पानी दाखिल हो गया है, उन तक को भी वार्निंग जारी नहीं की गई है कि आप यहाँ से मुंतकिल हो जाएं, आपको नुकसान हो सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि जो है ना, इरिगेशन वाले इसको सीरियस ही नहीं ले रहे हैं, बस इंतज़ार में है। नाज़रीन, बदकिस्मती यही है हमारे मामलात की कि जिन इलाकों के अंदर बारिश हुई, बेताशा बारिश हुई, ठीक है कि कुदरती आफत थी, लेकिन अब हम कुदरती आफत के बजाय अपने हाथ से पैदा की हुई, अपनी मर्ज़ी से पैदा की हुई आफत को जो है वो आवाज़ दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर नासिर शेख साहब की जो इतला है, उसी तरह की इतलात हमारे पास भी मौजूद हैं कि ये पूरा जो बंद है, सूबा सिंध के पूरे इलाके का जो बंद है, ज़ाहिर है पंजाब में पानी का प्रेशर इतना नहीं होता दरिया सिंध के ऊपर, लेकिन सूबा सिंध के अंदर जब ये आता है, इस मकाम के ऊपर 8 लाख क्यूसिक का मतलब ये है कि KPK के अंदर हम 30 और 35 हज़ार और 50 हज़ार और 1 लाख क्यूसिक के ऊपर जो है तबाही देख रहे हैं। तो यहाँ जब 7-8 लाख क्यूसिक पानी आएगा तो उस वक्त जो है वो सूरत हाल इस कदर ख़राब हो सकती है कि जिसकी तवक्का इससे पहले कभी नहीं की गई। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सिंध के ही अंदर हम मौजूद हैं, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हम जा रहे हैं। तो आगे उम्मीद यही है कि हमारा पड़ाव जो है वो टंडो आदम में होगा,
देखते हैं वहाँ पर हम रिकॉर्ड करने के काबिल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन चलते हैं टंडो आदम की तरफ। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन, ज़िला सांगड़ के इलाके टंडो आदम में हम मौजूद हैं। बड़ा मशहूर शहर है। यहाँ पे ख़ास तौर पर जो हम केले की जो फसल है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे होती है। मुख्तलिफ़ फ्रूट्स, जिनमें फालसा भी है और भी दीगर फ्रूट हैं, अमरूद है, वो इस इलाके के अंदर होते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो फसल ज़मीनी फसल थी, यानी कि जो खेतों और खलियानों के अंदर होती थी, वो तमाम की तमाम तबाह हो चुकी है। यहाँ पर गन्ने की फसल पर हमने बड़े पैमाने में देखा कि पानी 3-3, 4-4 फीट तक खड़ा हुआ है। इसी तरीके से जो है वो कपास की फसल, वो तो कहीं पर भी जो है वो हमें ये नज़र नहीं आया कि कपास का कोई एक भी फूल या एक भी बूटा जो है वो बरकरार रहा हो। सड़क के किनारे ऐसे मनाजिर बहुत सारे हैं कि 2-3 चारपाइयाँ हैं, उस पर जो है वो 20 ख़ानदान के लोग बैठे हुए हैं। ये सड़क का पूरा किनारा है। नेशनल हाईवे से अगर आप अंदर की तरफ आएँ, सांगड़ की तरफ जाने के लिए, मीर पुखास जाने के लिए, तो इस तरह के मनाजिर जा बजा नज़र आते हैं कि लोग जो है वो अपने घर बार को छोड़ कर, क्योंकि घर में 3-3, 4-4 फीट तक पानी भरा हुआ है, और जो घर सलामत रहे उनमें मैं पानी का बता रहा हूँ, और बहुत सारे घर ऐसे हैं कि जो सलामत भी नहीं है, कि जहाँ पर जो है वो मलिया मेट हो चुके हैं, उनका निशान मिट चुका है। ये पूरा जो गांव है, यहाँ लिखा है रईस रबनवार कातियार, ये ज़मींदार गोट हाजी लौंग कातियार, ये वो गांव है। यहाँ पर जिस चारपाई के ऊपर मैं मौजूद हूँ, इस तरह की 20 चारपाइयाँ हमें रास्ते में नजर आई हैं, जिसके ऊपर लोग बैठे हुए हैं। लोगों से बात करते हैं, अगर ये हमारी ज़बान समझ लें। आप कहाँ रहते हैं, यहाँ क्यों बैठे हैं सड़क के किनारे? बाबा, हम ये रईस रबनवार कातियार हाजी लौंग खान की गोठ में बैठे हैं, मगर पानी ऐसा आया बरसात से तो हमारे को निकलने की भी जगह नहीं मिली। उसी दिन से बैठे 8-10 दिन हो गया हमारे को बैठे, बच्चे बाल कैसे निकले। अभी हमने कुछ तिड़का होया है सूरज का, फिर हम आस्ते आस्ते भी रोड पे आ रहे हैं। खाने पीने के भी लिए नहीं है, बैठने के भी जगह नहीं है, मच्छर बहुत है, इधर खाते हैं, और कोई मदद करने के भी लिए नहीं, तैयार भी नहीं है। अच्छा, ये बताएं, आपका नाम क्या है? हमारा नाम टीयू राम है बाबा। टीयू राम साहब, ये बताएं आप मुझे कि आपका गांव यहाँ से कितनी दूर है? गांव रोड के नज़दीक है, नज़दीक। ये जो सामने जो नजर आ रहा है, मस्जिद बनी हुई है और पीछे घर है, ये आपका गांव है। तो आप गांव से निकलकर इधर सड़क पर क्यों आ गए? गांव में क्या मसला है? गांव में पानी फैल गया, चारों तरफ पानी फैल गया, निकले कैसे? अभी सूरन से अभी बड़ी मुसीबत से निकले हैं आज। मुसीबत से निकले जी। एक और नौजवान यहाँ बैठा है, देख तो रहे हम कि बच्चे बड़ी तादाद में हैं, ख़वातीन हैं। बाबा, किधर है आपका गांव, क्या काम करते हो? इधर है, ये सामने ये गांव है, इधर बैठे हैं। फुटियाँ चुनते थे, वो भी फसल नहीं है, ख़त्म हो गए। कोठियाँ थी, वो भी गिर गई है। ये नाज़रीन, कहना इनका ये है कि ये जो लोग हैं, ये यहाँ पर जो है वो फुट्टी को चुनते थे। फुट्टी से मुराद है कि कपास के जो टिंडे हैं उसको चुनने का टाइम था, लेकिन अब इनके पास जो है वो रोज़गार का मामला भी ख़त्म हो गया। इनके गांव की तरफ भी चलते हैं। ऐसा ना आप मेरे पीछे हैं, फॉलो करें। जब ये अगर कहते हैं गांव करीब है, तो हम गांव भी जा सकते हैं। ज़रा देखते हैं कि इनके गाँव में क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, सड़क किनारे जो फैमिली बैठी थी, ये क्यू राम साहब की थी। इनका कहना था कि आप हमारे गाँव चलें, और गाँव में 5-5, 6-6 फीट तक पानी है। हम कोशिश करेंगे, हमने हिफाजती जूते तो लिए हैं, कोशिश करेंगे कि उस मकाम तक जा सकेंगे जहाँ तक ये जूते हमारा साथ दें, इनके मसाइल को उजागर कर सकें और इनके मामलात दिखा सकें। नाज़रीन, यहाँ इंतहाई ताफुन भी है, जिसका मतलब ये हम ले सकते हैं कि शायद जो है वो यहाँ पर शदीद बीमारियाँ फूट पड़ेंगी। देखें बच्चे किस तरीके से इस इलाके को क्रॉस कर रहे हैं। ये गांव में दाखिल होने का रास्ता है, इसके अलावा शायद कोई रास्ता नहीं है। तो ये आप कह सकते हैं कि कोई पानी इतना ज़्यादा नहीं है कि जिसके अंदर जो है वो लोग डूब जाएं, लेकिन ये पानी इतना ज़रूर है कि लोग इसके ऊपर रह ना सकें और उनका जो मामलात हैं वो ज़िंदगी के चल ना सकें। हाँ, अपने गांव के बारे में बताएं। ये गांव सारे ये झुग्गियाँ थे, पक्की कोठी थी। ये पक्की कोठी ये सारी दरम भरम हो रही है, सारी ख़त्म होगी। इतना पानी मेरे अभी टप्पड़ निकाल रहे हैं, क्या करें, ऐसी हालत में पर बैठे हैं। बहुत बुरी हालत है इधर साई, ये पानी। और ये सारा घर है ना जो बना था हमारा घर, ये जो हमारा घर है ना वो सारा खत्म हो गया, पड़ा है। अच्छा, क्यू राम साहब, ये बताएं, ये सिर्फ आपके गांव का मसला है, सिर्फ इस गांव का मसला है, या आसपास के सारे गांव इसी तरह तबाह हैं? सारे तबाह हो गए, सारे एक हमारा नहीं हुआ है, सारे जाएगा उधर, सारे भित्तें गिर गई और सारे मकान गिर गए, सारे आदमी बैठे हैं बाहर। चलो ठीक है, ऐसा आगे की तरफ चलो यार।
नाज़रीन, ये एक जानिब टंडो आदम शहर के साथ टंडो आदम की माल पीढ़ी थी जिसको हम देख रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर भीगी हुई है। यहाँ पर भीगे से ज़्यादा इसको कहेंगे कि डूबी हुई है। यहाँ पर कोई एक ऐसी चीज़ भी बाकी नहीं है कि जो ये बताए कि ये कोई माल पीढ़ी थी या यहाँ पर जो है वो कोई ऐसा काम था कि जहाँ जानवर बिकते थे। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि केले के बागात हैं और केले के बागात अगर ऐसा मुझे फॉलो करें तो मैं ये दिखाऊँ कि यहाँ पर सिर्फ इस बाग की बात नहीं करेंगे बल्कि जिस भी इलाके के अंदर हम गए हमने देखा है कि केले का जो बाग है वो आधा 1-1 फीट पानी के अंदर है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि केले के जो दरख्त हैं वो पानी के अंदर डूबे हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि ये केले का दरख्त जो है वो अब फसल देने के काबिल नहीं है। यहाँ पे हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि ट्रैक्टर ट्राली है जो मुस्तकिल यहाँ आकर मट्टी के जो बड़े बड़े ट्राली हैं वो खाली कर रही है। इसका क्या मकसद है, कितना नुकसान हुआ है, कौन इसका ज़िम्मेदार है? ज़ाहिर है कि कुदरत की एक आफत है, लेकिन अब तक पानी निकाला क्यों नहीं जा सका? रेस्क्यू क्या काम है? हमारे साथ टंडो आदम शहर के कुछ मकामी शहरी, एक समाजी वर्कर भी हमारे साथ मौजूद हैं और टंडो आदम के एक मकामी सहाफ़ी मिर्ज़ा खान साहब भी मौजूद हैं। जनाब, बहुत शुक्रिया, आपने निशानदेही की हमें कि यहाँ पर जो है वो कुछ ऐसा काम हो रहा है कि जिससे हिफाजती बंद बांधा जा रहा है। किस लिए बांधा जा रहा है? ये टंडो आदम को बचाने के लिए बांधा जा रहा है। बारिश के 2 या 3 दिन के बाद जब पानी का फ़्लो इस तरफ बढ़ गया था टंडो आदम की तरफ, तो इसने इस बाईपास को ओवरटॉप करना शुरू कर दिया था। जब ये बाईपास को जब उन्होंने ओवरटॉप करना शुरू किया तो ये इन शहरियों के लिए इंतहाई कशीदगी का बाज़ बना। और जब ये बात ऊपर उठी तो यहाँ की जितने भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं वो और ज़िले और शहरी सरकारी इंतज़ामिया आपस के अंदर मिलकर बैठे और इस बात के ऊपर इत्तेफाक किया कि मामलात को तो बाद में देखेंगे, ठीक है, लेकिन सबसे पहले शहर को बचाया जाए। तो उसके बाद जो है ना वो इसके ऊपर काम चल रहा है। मुसलसल 4 दिन हो गए। आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ पर मट्टी लाई जा रही है और उस बंद को जो है ना यहाँ पर बांधा जा रहा है। अच्छा, ये अगर बंद ना बांधा जाए, ज़ाहिर है कि बंद अभी तक बांधा नहीं है, बारिश का सिलसिला रुके हुए तकरीबन अब हफ्ता होने वाला है, तो ये मुस्तकिल बुनियाद पर बांधा जा रहा है या आर्जी तौर पर इंतज़ाम किया जा रहा है? ये फ़िलहाल तो जो आर्जी तौर के ऊपर इंतज़ाम बांधा जा रहा है। असल में ये वो जगह है, इसके ऊपर हुकूमत को जो है ना वो बहुत संजीदगी से करना चाहिए। 2011 में भी और उससे पहले भी 1999 की बात है, तब भी यही जगह ओवरटॉप हुई थी और शहर की तरफ पानी गया था, ठीक है। तो इसके ऊपर हुकूमत को चाहिए कि संजीदगी से गौर करें और इस पानी को रोके ना, क्योंकि पीछे से मुसलसल पानी आ रहा है। पानी को रोकना मकसद नहीं होता, क्योंकि पानी जो है वो फराज से नशेब की तरफ सफ़र करता ही है, ठीक है। इस पानी की बेहतरीन निकासी की तरफ जो है ना वो तवज्जो देनी चाहिए। तो मैं आप इस चैनल के ज़रिए तमाम शहर के ज़िले के जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं और सिविल और अपना ज़िलाई और शहरी इंतज़ामिया, उनको एक दरख्वास्त करूँगा कि बंद बांधने के साथ साथ जिस तरीके से तमाम लोगों ने इत्तेफाक किया है उस तरीके से इस पानी को एक महफूज रास्ता देने के ऊपर भी इत्तेफाक किया जाए, ताकि जो देहाती लोग हैं वो और शहरी लोग उनका नुकसान कम से कम। अच्छा नाज़रीन, मसला ये है महफूज रास्ते का मामला, वो ये है कि जो भी ज़िम्मेदार है वो चाहता है कि दूसरे की ज़मीन की तरफ बेशक पानी चला जाए लेकिन किसी तरीके से मेरी ज़मीन महफूज रहे। और इसी का हम देख रहे हैं शाखसाना पूरे सिंध के अंदर कि लोग एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं कि उसने अपनी ज़मीन बचाने के लिए या बासर अफराद ने फ़लाना वज़ीर ने अपनी ज़मीन बचाने के लिए दूसरे की ज़मीन की तरफ पानी भेज दिया, लेकिन पानी ने कहीं ना कहीं से तो निकलना है। ये बचाओ बंद का काम यहाँ पर हो रहा है। मिर्ज़ा खान मकामी सहाफ़ी हैं, हमारे साथ टंडो आदम के तवील अरसे सहाफ़त कर रहे हैं। मिर्ज़ा, बारिश की अगर मजमूई सूरत-ए-हाल ज़िला सांगड़ को देखा जाए और ख़ास तौर पर ज़िला सांगड़ का अहम तरीन शहर है टंडो आदम, उसको देखा जाए तो किस हद तक जो है वो रिलीफ एक्टिविटीज़ हुई हैं, कितना नुकसान अब तक हुआ है, क्या इत्तलात हैं आपके पास? फवाद भाई, अंदरून सिंध में ये जो हालिया बारिशें हुई हैं उनसे बहुत ज़्यादा सख्त नुकसान हुआ है। ख़ास तौर पर जो फसलों को नुकसान हुआ है, जैसे कि आप देखें सबसे जो बड़ा नुकसान हुआ है वो कपास की फसल को हुआ है। दूसरा नंबर जो नुकसान हुआ है वो केले के फसल को हुआ है और गन्ने के फसल को हुआ है। उसके साथ साथ यानी कि ख़रीफ की जितनी भी फसलें थी सिंध के अंदर वो सख्त मुतासिर हुई हैं। बल्कि मुतासिर क्या, मैं तो कहता हूँ कि पूरी की पूरी फसल जो है वो लाखों एकड़ पर जो फसल काश्त की गई थी वो तबाह होकर रह गई है। अब लोग जो है सिर्फ अपनी जानें बचाना चाहते हैं, अब वो अपनी जानें नहीं बचा सकते हैं। एक तरफ एक ज़मींदार के ज़मीन में पानी खड़ा होता है तो वहाँ से एक लिफ्ट लगाई जाती है, अपने ज़मीन से पानी निकालने के लिए वो पानी गांव की तरफ
छोड़ दिया जाता है, या जैसे आपके पहले हमारे दोस्त से सुना कि शहर की तरफ उस पानी का रुख कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इंसानी ज़िंदगी जो है वो मफलूज होकर रह जाती है। मुझे मिर्ज़ा खान ये बताइएगा कि ये बंद अब क्यों लगाया जा रहा है, जब शहर इतना अहम शहर है टंडो आदम, उसको बचाने की एक पूरी कोशिश आप बता रहे हैं कि बंद हो रहा है, तमाम लोगों का इत्तेफाक है कि यहाँ पर एक बंद लगाया जाए, पानी को माल पीढ़ी से आगे ना आने दिया जाए, लेकिन ये बंद अब क्यों लगाया जा रहा है? बारिशों से पहले इस पानी को रोकने के लिए कोई काम नहीं हुआ? हाँ, बस जैसे आपने कहा कि यहाँ पर जो है ना सियासी कुव्वतें हैं, दो सियासी मुखालिफ कुव्वतें हैं। एक कुव्वत जो है वो शहर को बचाना चाहती है और दूसरी जो है नुमाइंदगी कर रही है देहात की, तो दोनों का ताल्लुक ही पीपल्स पार्टी से है। तो इसीलिए ये बंद जो है इसकी ज़रूरत पड़ रही है ताकि उनके वोटों की एक मजबूती शहर की जानिब हो। तो इसीलिए ये बंद को ऐसे नहीं कि इस मरतबा लगाया जाता है। ये बंद 2011 में जब फ्लड आया था, सैलाब आया था, तभी यही बंद जो है ये लगाया गया था उस टाइम। तब भी इस शहर को जो है ना बड़ा नुकसान हुआ था, ताहम बड़े नुकसान से इस शहर को बचाया गया था। ये सेकंड टाइम है जो ये बंद बांधा जा रहा है, ये आर्जी तौर पर बांधा जा रहा है ताकि के लोगों की हमदर्दियाँ वसूल की जाए। नाज़रीन, बंद बांधें या कुछ भी करें, लेकिन दोनों जानिब हम देख रहे हैं कि ठीक है शहर को बचाने की तो सूरत हाल है, लेकिन केले के बागात हों या माल पीढ़ी के साथ लोगों की ज़मीन हो या लोगों की फसल हो, तमाम ही चीज़ें सिर्फ इस ज़िले में नहीं बल्कि सिंध के तमाम ही अज़ला के अंदर तमाम ही अज़ला सिंध के आफत ज़दा करार दिए गए हैं, क्योंकि इस मरतबा बारान रहमत इस कदर ज़्यादा बरसा है कि उसने हर चीज़ को तहतेख कर दिया है, मलिया मेट कर दिया है। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे नसरुल्लाह मलिक साहब से हमारा रब्ता हो जाए, जो राजनपुर और डेरा गाजी खान के आस पास किसी मकाम पर मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनसे बात करें। आज के प्रोग्राम का अख्ताम उन्हीं की गुफ्तगू के साथ करें ताकि हमें पता लग सके कि सिंध के साथ साथ जनूबी पंजाब के अज़ला की सूरत हाल क्या है। चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद है नसरुल्लाह मलिक साहब। डीजी खान से रोजान जमाली तक तमाम इलाके को नसरुल्लाह मलिक साहब ने 2010 में भी कवर किया था, अब एक मरतबा फिर उस इलाके के अंदर मौजूद हैं। हमने देखा कि नसरुल्लाह मलिक साहब की एक तस्वीर हमारे सामने आई कि जिसके अंदर उनकी कश्ती को एक हादसा पेश आया, जिसके बाद उनके ख़राब कपड़े और उनकी ख़राब सूरत हाल हमारे सामने आई। नसरुल्लाह मलिक साहब, अपना ख्याल रखिएगा। आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, किन किन इलाकों के अंदर आप गए, वहाँ पर क्या मनाजिर आपने देखे, किस तरीके से रिलीफ एक्टिविटीज़ हो रही थी या किस तरीके से लोग परेशानी का शिकार थे? देखिए फवाद, अगर आप बात करें तो तौसा से लेके जो है वो डेरा गाजी खान, रोजान और आगे काफ़ी दूर तक, यानी आप अगर इस पूरी पट्टी को देखें जो आगे जाके जो है वो रोजान मज़ारी से भी आगे जाती है, इस पूरे इलाके के अंदर एक सैलाब इतना शदीद है कि आप कोई एक एरिया जो है वो डिफ़ाइन नहीं कर सकते। अगर हम सिर्फ राजनपुर की बात कर लें तो राजनपुर की तमाम यूनियन कौंसल्स, कोई भी ऐसी यूनियन कौंसिल नहीं है जो उससे अफेक्ट नहीं हुई। डेरा गाजी खान का इलाका बुरी तरीके से मुतासर हुआ है, और आप लिया से आगे अगर आप चलते चले जाएं तो सिंध के बॉर्डर तक आप देखें, और सिंध फिर आगे सिंध का सैलाब शुरू हो जाता है। यानी जो पहाड़ों से पानी उतर के आया रेलों की शक्ल में, उसने भी सब कुछ बहा के ले गया। जो दरिया से पानी बाहर निकला, सैलाबी जो पानी आया, उसने भी सब कुछ बहा के ले गया वो भी। और अगर आप जो मोस्ट अफेक्टेड एरिया हैं उनमें जाकर आप देखें तो आपको लगेगा कि बस्तियां की बस्तियां उजड़ गई हैं। रुझान मज़ारी के अंदर हमने देखा कि वहाँ पे मीलों तक आपको जो बड़े बड़े देहात थे, अब उनका आपको सिर्फ उनके खंडरात नज़र आते हैं, कहीं ना कहीं कुछ छत गिरी नज़र आती है, या पूरा गांव जो है वो मलिया मेट हुआ नज़र आता है। और लोगों का सामान इसी तरीके से पानी में बहता हुआ आप देख सकते हैं। लोगों का सामान जो छतों पर लोगों ने रखा था वो भी अब बारिशों की नज़र हो चुका है, लेकिन उन्होंने बचाने की कोशिश की कि शायद सामान बच जाए, हम कश्तियों से आकर निकाल लें। कोई अजनास लोगों ने जो बचा के रखी होती है, गंदम, चावल, वो भी सारे जो है वो ख़त्म हो गए, क्योंकि ऊपर से बारिश है, नीचे सैलाबी रेले का पानी है। फिर वो अपने घर छोड़ के महफूज मकामात पर कोई बंद की तरफ आ गए हैं, कुछ सड़कों के ऊपर हैं। अगर आप दरिया सिंध के किनारे देखें तो आपको ऐसे लगेगा कि दरिया सिंध के दोनों अतराफ़ में उस रोड के ऊपर जो है एक लंबी लाइन आपको बस्तियों की नज़र आएगी कि लोगों ने वहाँ शामियाने लगाए हुए हैं, कैंप्स लगाए हुए हैं। किसी के पास अगर शामियाना नहीं है तो वो खुले आसमान के नीचे चारपाइयाँ डाल के सोए हुए हैं। गोया लगता ही है कि वो सड़क नहीं है बल्कि एक ऐसी महफूज पनाहगाह है, एक बस्ती बस चुकी है जो आपको राजनपुर तक नज़र आती है। तो गोया दरिया सिंध से लेके मलिक साहब, आप किन किन इलाकों के अंदर गए?
मैं सिंध में मौजूद हूँ, यहाँ पर भी ऐसी सूरत हाल है। सैलाबज़दा इलाकों के अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो है वो ख़राब सूरत हाल है, लेकिन यहाँ जो सैलाब है वो बारानी सैलाब है। यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से देहात जो है वो ज़ेर आब आ गया है, सारी सूरत हाल जो है वो ख़राब हो गई। तकरीबन 30-31 हज़ार एकड़ जो है यहाँ पर जो है वो हमें बताया गया है कि अब काबिल इस्तेमाल नहीं है, जिसके अंदर पानी मौजूद है। 2010 में भी यहाँ पर सैलाब आया था, लेकिन दरिया उस वक्त ओवरफ्लो हुआ था, नदी नाले ओवरफ्लो हुए थे। सिंध का सैलाब इस वक्त मुख्तलिफ है। तो राजनपुर की तरफ आपको क्या वजह बताई गई है कि किस वजह से हर 10 साल बाद आता है? उस्मान बुज़दार साहब यहाँ पर जो है वो तौसा के इलाके के अंदर जो रहे, वज़ीर आला पंजाब रहे, तो हुकूमत ने कुछ ऐसी हिकमत अमली तय की थी कि जिसके नतीजे में इस इलाके को, राजनपुर जैसा अहम शहर जो है जिसको बचाने की कोशिश की जा सके। बहुत बड़ा अहम सवाल आपने किया है कि उस्मान बुज़दार साहब 4 साल तक वज़ीर आला रहे, और ख़ास तौर पे अगर तौसा की उनके आबाई हल्के की बात की जाए, डेरा गाजी खान उनके डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, तो 100 बिलियन रुपीज़ यानी 100 अरब रुपए का बजट खर्च हुआ है साबिक़ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब के इस इलाके के ऊपर। लेकिन अगर आप जाकर देखें ग्राउंड पर तो आपको क्या नज़र आएगा, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 100 अरब रुपए न जाने कहाँ चले गए। फिर जिन डेरा गाजी खान के जिन पहाड़ी इलाकों की बात की जाती है, वहाँ से जब भी बारिशें पहाड़ों पर होती हैं, ज़्यादा बारिशें होती हैं, तो वहाँ से ये पूरा सैलाबी पानी नीचे की तरफ आता है, और उस नीचे की तरफ पानी आने की वजह से एक बांध भी पूरा बनाया गया, जिसकी वजह से राजनपुर के इलाके को, रोजान के इलाके को महफूज किया जा सके। और लोगों को पता भी है कि जब भी बारिशें होंगी, हुकूमत के इल्म में भी है, जब बारिशें होंगी तो इतनी बड़ी तादाद में मिकदार में पानी वहाँ से आएगा और वो सब कुछ बहा के ले जाएगा। लेकिन इसके बावजूद इंतज़ामात ना होना, यानी शामियाने तक मौजूद ना होना। अगर आप रेस्क्यू 1112 की बात करें तो बहावलपुर से टीमें आई हुई हैं जो हमने देखी रोजान के अंदर, जो लोगों को निकाल रही थी या लोगों के सामान को निकाल रही थी। गोया यानी मकामी सतह पे जो है आपके पास डिस्ट्रिक्ट राजनपुर के अंदर, डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान के अंदर, तौसा के अंदर कोई इन फ्लड जिसकी आपको ऑलरेडी अंदाज़ा होता है कि ये सैलाब आएगा, सैलाब बारहा वहाँ आता है। हर 2, 3, 4 साल के बाद आप देखते हैं कि बड़ा सैलाबी जो है वो लोग उससे मुतासर होते हैं। मलिक साहब, हम ये कह सकते हैं कि चाहे वहाँ का उस इलाके का वज़ीर आला भी मुंतखब हो जाए, लेकिन इलाके की किस्मत फिर भी नहीं बदली। क्या मैं सही कह रहा हूँ? वही सारी चीज़ें जब अपनी जगह मौजूद हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि जी कि अगर वज़ीर आला मुंतखब होता है तो उनको ये उम्मीद हो जाती है कि हमारे इलाके से, पसमानदा इलाके से। इमरान खान साहब का तो क्लेम ही ये था कि मैंने उस्मान बुज़दार साहब की सिलेक्शन इसलिए की कि ये पसमानदा इलाके से थे और मैं चाहता था कि पसमानदा इलाकों में तरक्की हो। यानी आप अंदाज़ा करें कि रोजान के पास जो एक सड़क बनी हुई है जो जाती है उन पहाड़ी एरिया की तरफ, वहाँ शिकार के लिए वो सड़क बनाई गई है, जो अब उसके ऊपर भी अब पानी है, हर तरफ पानी ही पानी है। लेकिन वो बड़ी बेहतरीन सड़क इसलिए बनाई गई है कि वहाँ कुछ गैर मुल्कियों ने आके शिकार करना होता है। गोया शिकार के लिए तो एक अच्छी सड़क बन सकती है, लेकिन आम आदमी के लिए, एक गरीब आदमी के लिए वहाँ आप कोई ऐसा फ्लड से बचने के इंतजामात नहीं कर सकते। रेस्क्यू की आप प्रॉपर टीमें तश्कील नहीं दे सकते, लोगों को आप पहले वार्न नहीं कर सकते, लोगों को आप वहाँ से निकाल के कोई बस्तियाँ नहीं बसा सकते, खैमे और शामियाने नहीं दे सकते। और आजकल के हालात में लोगों के पास खाने का कुछ नहीं है, पीने का पानी नहीं है, अद्वियात नहीं है। मलिक साहब, इसका मतलब तो ये हुआ कि अहले सियासत जो कुछ कहते हैं, चाहे यहाँ पर कैंप ऑफिस बनाए जाते रहें। आप 2010 में भी आप सैलाब कवर कर चुके हैं, उस वक्त भी यही सूरत हाल बताई जाती है, लेकिन आज आप मौजूद हैं यहाँ पर, इतना अरसा गुजर गया, 10-12 साल बाद भी हालात ऐसे ही हैं। तो इसका मतलब ये कि कैंप ऑफिस बना लें या आप कहें कि जनूबी पंजाब हमारी जो है वो तरजीह है, उसके बाद भी कोई सूरत हाल तब्दील ना हो, इस इलाके के हुक्मरान मुंतखब हों या मुस्लिम लीग नून यहाँ पर जो है वो जनूबी पंजाब का शोर मचाते रहे, इसका मतलब हकूक़ कोई नहीं मिलेंगे, मामलात कोई नहीं बेहतर होंगे, ये इलाका इसी तरीके से डूबता रहेगा। सच्ची बात तो ये है कि अगर आप 2010 की बात करें तो महमूद कोट, मुजफ्फरगढ़ का ये एरिया जिस तरीके से सैलाब से मुतासर हुआ था और जो कच्चे के इलाके में लोग जिस तरीके से बुरी तरीके से मुतासर हुए थे, आज भी दरिया सिंध के किनारे उसी तरीके से कच्चे के इलाके के लोग उसी तरह मुतासर हुए हैं। गोया किसी ने ये इंतज़ाम नहीं किया कि वहाँ से उन लोगों को उठा के किसी जगह पर सेटल कर लिया जाए। छोटे छोटे अगर घर हैं, हुकूमत पंजाब उनके लिए कोई ऐसा रिहायशी मनसूबा बना सकती है, वहाँ से उनको निकाल के आबादकारी की जा सकती है, लेकिन इन 12 सालों के अंदर उनकी कोई आबादकारी का कोई मुनज़्ज़म निज़ाम तरतीब नहीं दिया गया। फिर साथ ही साथ जो मुश्किलात आज से 12 साल पहले आप देखते थे, मैंने कहा कि आपका डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो फ्लड अगर आ जाए तो उससे निमटने के लिए, लोगों को, मुतासिरीन को निकालने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए जो निज़ाम है,
वो यानी उसी तरह है जो आज से 12 साल पहले था। यानी एक बच्ची हमने कैंप में जाके देखा, एक औरत ने कहा 3 दिन पहले मेरी बेटी पैदा हुई, खुले आसमान के नीचे वो लेके बैठी थी। कहती है मैं राजनपुर के हॉस्पिटल में गई, वहाँ पे मुझे बेटी मेरी पैदा हुई, पैदा होते ही बच्ची मुझे थमा दी गई, लेके आप वापस कैंप में चले जाएं। तो मैंने कहा मैं खुले आसमान के नीचे जाके सो जाऊँगी, इस बच्ची को जो है वो एक महफूज जगह मिल जाए, अगर मुझे हॉस्पिटल में रहने दिया जाए। उन्होंने कहा नहीं आपकी बच्ची पैदा होगी, आप चले जाएँ। यानी गोया हॉस्पिटल के अंदर भी उन सैलाब मुतासरीन के रहने के लिए कोई जगह नहीं है। यानी पहले भी स्कूलों में लोगों को ठहराया जाता था, अब भी कुछ लोग स्कूलों में ठहरे हुए हैं, पहले भी कॉलेजेस की बिल्डिंग में लोगों को ठहराया जाता। सबसे हैरानकुन बात मैं आपसे अगर आपके प्रोग्राम में हुकूमत पंजाब तक मैं चाहूँगा ये ज़रूर पहुँचे, रेस्क्यू 1112 की वो टीमें जो राजनपुर आई हैं दूसरे शहरों से, उनके अपने ठहरने के लिए, रात गुजारने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है, उनके अपने लिए कोई शामियाना नहीं है। हमने पेट्रोल पंप के ऊपर उन लोगों को रात सोते हुए देखा है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। हम यहाँ पर नाज़रीन प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ जाता है। कल सिंध के किसी और इलाके से दोबारा आपके साथ होंगे, दिखाएंगे कि सैलाब की तबाहकारियाँ कैसी हैं, दिखाएंगे कि किस तरीके से सूबा सिंध के अवाम जो है वो परेशान हाल हैं। प्रोग्राम इख्तिताम को होता है, याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।